अपलेंटिक पॉइंट्स पे बात करेंगे। गोलीय पृष्ठों में अविपथी बिंदु, ये आपका टॉपिक है, अविपथी बिंदु। पहला सवाल ये कि क्या है ये और क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अपलेंटिक पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को अगर जानना है तो आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेंस में जो इमेज बनता है, लेंसों में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें कुछ दोष होते हैं, है ना, कुछ विकृति होती है उसमें। और इसका अगर सामान्य कारण पूछें कि भाई लेंस में जो इमेज बनता है उसमें कुछ एबरेशन क्यों आ जाते हैं, कुछ विकृति क्यों आ जाते हैं, दोष क्यों आ जाते हैं, तो जब किसी लेंस के फोकस एक से अधिक हो जाते हैं, लेंसों में फोकस जब एक से अधिक हो जाता है, उस केस में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनते। स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता मतलब क्या, उसमें एबरेशन आ गया है, विपथन आ गया है। और इस विपथन को अगर दूर करना है, लेंसों के जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उसमें जो एबरेशन आ गए हैं, जो दोष आ गए हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अविपथी बिंदु पे बात करते हैं। मतलब ये जो आपका अविपथी बिंदु है, अपलेंटिक पॉइंट्स है, वो लेंसों के दोष को दूर कर देता है। चूंकि एबरेशन को या लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके दोष को ये दूर कर सकता है, उसके डिफेक्ट को ये खत्म कर सकता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। क्लियर हुआ क्यों पढ़ रहे हैं वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब दूसरा लॉजिक ये है कि लिखिए क्या क्या होता है अपलेंटिक पॉइंट, क्या होता है अविपथी बिंदु। तो ये जो अविपथी बिंदु होते हैं, अविपथी बिंदु होंगे, हम लोग क्या करते हैं कि लेंस में जो दोष हो रहे हैं, लेंस के अंदर जो विपथन आ रहा है प्रतिबिंब के बनने में, उसके लिए हम लोग कौन से पृष्ठ का उपयोग करेंगे, अविपथी पृष्ठ का उपयोग करते हैं, अपलेंटिक सरफेस को यूज करते हैं। और अपलेंटिक सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस में, अपलेंटिक सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस में दो पॉइंट होते हैं। अपलेंटिक सरफेस के अपलेंटिक सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस में, मुख्य अक्ष में, अविपथी पृष्ठ के मुख्य अक्ष में दो बिंदुओं का संयुग्म होता है। और कैसा होता है ये, कैसे होते हैं ये दो पॉइंट, इसमें अगर एक पॉइंट से आप लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, आप ये मानते हैं कि किसी एक बिंदु से लाइट बना है, लाइट उत्पन्न हुआ है, लाइट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये सेकेंड पॉइंट पे जाके मिलेगा, या अपीयर टू कम फ्रॉम, या फिर ये लगता है कि इस पॉइंट से ये आया है। दो बातें हम लोगों ने की। पहला बात ये कि ये वाला टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि लेंसों में जो इमेज फॉर्म होता है, लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें दोष होता है, उसमें एबरेशन होता है, विपथन होगा, उसको दूर करने के लिए अपलेंटिक सरफेस को यूज करते हैं। और अपलेंटिक सरफेस के अविपथी पृष्ठ के प्रिंसिपल एक्सिस में दो पॉइंट इस तरीके से होते हैं जिसमें जिसमें अगर एक से आप माने कि लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दूसरे बिंदु पर या तो मिलेगी या अपीयर टू मीट, क्लियर है, मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये हुआ अविपथी बिंदुओं का कॉन्सेप्ट। और शायद ये दोनों चीज आप समझ गए, क्लियर हुआ, नोट कर लिया, क्लियर हो गया अपलेंटिक सरफेस के बारे में, अपलेंटिक पॉइंट क्या होते हैं, तो बोले ये कॉन्जुगेट है ना, किसका, दो पॉइंट का, किस में रहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस में रहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस में है तो ये दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, अगर एक से लाइट प्रोड्यूस होगा तो ये सेकेंड पॉइंट पे या तो मिल जाता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, अब हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके। कैसे समझें, इसके लिए मान लेते हैं
आपके पास एक सरफेस है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्या नाम है इसका, एक्स, पी और वाई। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अपवर्तक पृष्ठ है, और इस अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक कितना लिया, μ2, और इसका केंद्र, वक्रता केंद्र कितना है, c है, और वक्रता केंद्र c है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कितना ले लेंगे हम लोग, r। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, एक सरफेस है, ये एक अपवर्तक पृष्ठ है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कितना है, μ2 है। कहां रखा है ये, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेना आप μ1 है। ठीक ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये μ2 लेंस का या सरफेस का, और μ1 किसका है, एयर का, जहां ये रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे बात करें तो यहां आप समझना, देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r है, और यहां c से लेकर के o तक का जो डिस्टेंस बन रहा है उसको कितना मान रहे हैं आप, r बाई म्यू मान रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना है, r बाई म्यू है। ये वाला डिस्टेंस कितना ले लिया है, r बाई म्यू ले लिया है। अब आप ये मानिए कि यहां O पर कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिससे निकलने वाली किरण A पर आपतित हुआ, ये वाला किरण यहां आपतित होगा। अब आपतित होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाले सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन होता है, यहां से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के लिए मान लेते हैं ये अभिलंब है, नॉर्मल लाइन है, ये क्या है इसका, नॉर्मल लाइन। तो जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे, यहां सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, तो लाइट क्या होता है, इस नॉर्मल लाइन से दूर चला जाता है ना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो अभिलंब से अगर इसको दूर करें तो देखिए ये तो आपतित हुआ आई एंगल पे, यहां नॉर्मल के साथ आई एंगल पे आपतित हुआ, और ये अभिलंब से दूर हट गया, दूर हटा तो इसके एंगल को मान लेते हैं r। यहां तक पूरा क्लियर, डायग्राम क्लियर है। एक्स पी वाई सरफेस है, सेंटर है c, अपवर्तनांक μ2 कहाँ रखा है, μ1 अपवर्तनांक वाले मीडियम पे रखा है। O से C तक का डिस्टेंस कितना है, अगर r बाई म्यू है तो यहाँ O पॉइंट पे आपने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, और यहाँ से लाइट रे निकल करके यहाँ इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ है A पॉइंट पे, और ये इसका क्या है, नॉर्मल लाइन है, ये इसका अभिलंब है। तो चूंकि लाइट रे कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटा। तो ये एंगल कितना है, r, यहाँ इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, i। अब आप एक काम करिए, इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर पीछे की ओर ले जाते हैं तो ये आई पॉइंट पे मिलता है, मतलब O का इमेज आई पे बना, O का इमेज आई पे बना है। क्लियर है। अब ये वाला एंगल मान लेते हैं θ1 है, और इस एंगल को θ2 मान लेते हैं। क्या क्या बोलो, समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, देखिए ये वाला एंगल r है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एंगल, देखिए ये इसी को पीछे की ओर लाए हैं, यही लाइन पीछे की ओर आया है, तो ये पूरा एंगल, ये देखो ये दोनों का, अगर ये r है तो ये वाला एंगल भी r होगा। आया समझ में, आ गया। इसका मतलब O का आभासी प्रतिबिंब I पर बनेगा, O का आभासी प्रतिबिंब I पर बनेगा, वर्चुअल इमेज बना किसका, O का, कहां, I पे। सब क्लियर है, नोट कर लिया, आगे चलो। अब अगर आगे जाते हैं तो आप समझिए बात को,
आपको आईसी की वैल्यू म्यू आर निकालनी है। आईसी की वैल्यू आपको म्यू आर निकालनी है। आईसी की वैल्यू आपको म्यू आर निकालना है, तभी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सॉरी तभी ये संयुग्म बिंदु बनेंगे, तभी ये कॉन्जुगेट पॉइंट बनेंगे। कैसे निकालेंगे उस पे बात करते हैं। एक बार सोच के देख लीजिए एप्लेंटिक पॉइंट क्या होंगे। सोच लिया? ये डायग्राम देखिए, ड्रॉ कीजिए इसको, और कौन सा एक्स पी वाई पे देखें तो क्या है, म्यू टू क्या है, म्यू वन क्या है, ए क्या है, ओ क्या है, सी, ये सब चीजें आपको पता है और आपने इसको नोट कर लिया है। आगे चले, आगे गए, ये डायग्राम है आपका। इस डायग्राम में अगर हम स्नेल्स के नियम की बात करें तो आप कहां से कहां जा रहे हैं, म्यू टू वाले एरिया से म्यू वन वाले एरिया में जा रहे हैं, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। तो स्नेल का लॉ क्या कहता है, स्नेल के नियम से आप कहां जा रहे हैं, टू से वन में जा रहे हैं, तो म्यू वन टू हुआ, तो साइन आई बाई साइन आर स्नेल का नियम। तो ये कितना हो जाएगा जी, म्यू वन बाई म्यू टू। म्यू वन बाई म्यू टू स्नेल के नियम में क्या करते हैं हम लोग, जहां से जहां जा रहे हैं, तो कहां से जा रहे हैं, म्यू टू से म्यू वन में जा रहे हैं, तो साइन आई बाई साइन आर म्यू वन बाई म्यू टू होगा। अब मान लेते हैं म्यू वन चूंकि एयर है, तो एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होगा, और म्यू टू ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। तो अगर म्यू वन की जगह वन रख दें और म्यू टू की जगह म्यू रख दें तो आपका ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू वन वन हो गया, म्यू टू की जगह म्यू आ गया, साइन आई और साइन आर है। ये है आपका इक्वेशन नंबर वन। अब आप एक काम करिए, ट्रेंगल ए ओ सी पे आते हैं, ए ओ सी पे आते हैं और यहां साइन रूल लगा देते हैं। साइन रूल याद है, साइन ए बाई ए एंगल के साथ साइड ए, साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी। इसके हिसाब से इस ट्रेंगल पे आप अपना फॉर्मूला लगाइए। क्या मिलेगा आपको, देखिए साइन थीटा वन की जगह इसके सामने वाला साइड ए सी है और साइन आई के सामने वाला साइड ओ सी है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो साइन थीटा वन बाई ए सी साइन आई बाई ओ सी के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये इक्वल है तो यहां देखिए साइन थीटा वन ए सी, ए से लेकर के ध्यान दीजिए सी तक, ये इसका क्या है, वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ए सी कितना है, आर है, और ओ सी की वैल्यू आपने आर बाई म्यू माना है, तो साइन आई डिवाइडेड बाई आर बाई म्यू। अब इसको अगर सिंपल कर दें, इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा वन बाई आर इक्वल टू म्यू साइन आई बाई आर हो गया। क्लियर है? और अगर इसको भी सिंपल करें तो यहां से आर और आर कैंसिल होगा और साइन आई इसको इधर ले आइए, तो साइन आई बाई साइन थीटा वन, और इसको उधर ले जाइए, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा इसका, तो वन बाई म्यू साइन आई बाई साइन थीटा वन। यहां तक क्लियर हुआ? ये आपका इक्वेशन नंबर टू। देखिए इक्वेशन नंबर वन क्लियर है, इक्वेशन नंबर टू क्लियर है। इक्वेशन वन कैसे लाए थे, स्नेल्स लॉ से। इक्वेशन टू कैसे आया, एओसी में साइन रूल को लगा करके। नोट कर लिया? अब चलिए आगे गए तो इक्वेशन वन और टू दोनों को लीजिए, कितना आया, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन थीटा वन, साइन आई और साइन आई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू थीटा वन निकलेगा, आर इक्वल टू थीटा वन होगा। ये है आपका कंक्लूजन आर की वैल्यू का। ठीक, क्लियर है? अब एक काम करते हैं, ट्रेंगल ए आई ओ में लेते हैं। डायग्राम देखिए अपना, ट्रेंगल ए आई ओ में, ए आई और ओ में, ए आई ओ की बात करें
ए आई ओ की बात करें तो यहां समझिए, ए आई ओ की बात करें, ए आई ओ में तो ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल इसका एक्सटीरियर है, थीटा 1 है। अंदर का एंगल थीटा 2 हुआ। ये वाला एंगल कितना होगा बताइए। देखिए, ये टोटल एंगल को आपने आर कहा था, इस एंगल को आपने आई कहा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर माइनस आई हो जाएगा। ये एंगल कितना हुआ, आर माइनस आई। तो थीटा 2 और आर माइनस आई को अगर ऐड करेंगे तो आपको थीटा 1 मिलेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, अंदर के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो आर माइनस आई प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 आएगा। अब आपने क्या किया, देखिए आर की वैल्यू आपको पहले से पता है। कहां से पता है, इस इक्वेशन 3 से। तो आर की जगह थीटा 1 कर दिया, थीटा 1 माइनस आई प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1। तो ये थीटा 1 इस थीटा 1 के साथ कैंसिल हुआ। आई को ट्रांसफर कर देंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ये जो थीटा 2 है वो आई के इक्वल है। देखिए भाई, थीटा 1 आर है और थीटा 2 आई है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं, देखिए हम लोग ट्रेंगल ए आई सी पे आते हैं। ट्रेंगल ए आई और सी, ए आई सी पे आ गए। अब ए आई सी पे अगर आते हैं तो यहां साइन लॉ लगा दिए, तो साइन थीटा 2 जो होगा ए सी आएगा। साइन थीटा 2 के बिल्कुल सामने, इस बड़े से ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा 2 के जस्ट सामने एसी साइड है, और ये जो पूरा एंगल है आर है, इसके जस्ट सामने कौन सा है, आईसी है। तो साइन आर बाई आई सी, साइन आर बाई आई सी। अब किसका वैल्यू जानते हैं आप, जिसका वैल्यू जानते हैं सब्सटीट्यूट करिए। देखिए थीटा 2 कितना है, आई है, एसी कितना होगा, आर होगा, वक्रता त्रिज्या आईसी हम लोग को निकालना है। अब अब साइन आई बाई साइन आर, आर बाई आई सी के इक्वल होगा। साइन आई बाई साइन आर, आर बाई आई सी के इक्वल हुआ। और साइन आई बाई साइन आर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/μ लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 यूज कर लीजिए। तो 1/μ आर बाई आई सी होगा, तो आई सी की वैल्यू म्यू आर है। अगर सी ओ की वैल्यू आर बाई म्यू है तो आई सी की वैल्यू म्यू आर के बराबर होगा। ठीक, क्लियर है। यह है आपके एप्लेंटिक पॉइंट का कॉन्सेप्ट। क्या हुआ, ये क्या समझ में आया इससे, इससे ये समझ में आया कि देखिए हम लोगों के पास ओ और आई, ओ और आई ये दो अविपथी बिंदु हैं, एप्लेंटिक पॉइंट हैं। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ओ पे है, अगर ऑब्जेक्ट ओ पे है तो इसका इमेज आई पे बन रहा है, और अगर यहां ऑब्जेक्ट को रख देंगे आप तो इसका इमेज ओ पर बनेगा। हो गया।